नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कच्चा थीबू द्वीप श्रीलंका को सौंपे जाने का मुद्दा बना बड़ा मुद्दा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इससे हमारे गरीब मछुआरों के हितों को पहुंचा नुकसान। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, बीते 20 सालों में श्रीलंका ने 6184 भारतीय मछुआरों को लिया हिरासत में। देश के अधिकांश गेहूं उत्पादक राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू। हरियाणा सरकार ने प्रदेश भर में बनाए हैं कुल 417 खरीद केंद्र। पंजाब में भी खरीद को सुचारू तरीके से संचालित करने के लिए सरकार ने पूरे कर लिए हैं सभी प्रबंध। केंद्र ने अगले आदेश तक बढ़ाया प्याज निर्यात पर प्रतिबंध। घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और प्याज की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए लिया गया ये फैसला। पिछले साल दिसंबर में सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगाया था प्रतिबंध। पूर्वोत्तर भारत में गरज के साथ तेज बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के अनुसार 6 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज के साथ बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग का मध्य प्रदेश, विदर्भ, उत्तरी कर्नाटक और तेलंगाना में अगले 3 दिनों के दौरान लू चलने का भी अनुमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि कच्चा थीबू द्वीप श्रीलंका को देने से विशेष रूप से हमारे गरीब मछुआरों और मछुआरा महिलाओं के हितों को नुकसान पहुंचा है। भारत के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समंदर में जाते हैं। तमिलनाडु के हैं, केरल के हैं, पुडुचेरी के हैं, तेलंगाना के हैं, आंध्र के हैं। इस द्वीप की तरफ जाते हैं तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनकी बोट को कब्जा कर लिया जाता है। हमारे मछुआरे आज भी सजा भुगतते चले जा रहे हैं। कच्चा थीबू मुद्दे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर निशाना साधा। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बीते 20 सालों में श्रीलंका ने 6184 भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया है और 1175 भारतीय मछुआरों की नौकाएं जब्त की गई हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि कच्चा थीबू मुद्दे का समाधान ढूंढने की जरूरत है। इसके लिए हमें श्रीलंका सरकार के साथ मिलकर काम करना होगा। और केंद्र ने प्याज पर निर्यात प्रतिबंध को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और प्याज की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT ने एक अधिसूचना में कहा कि प्याज के निर्यात पर रोक 31 मार्च 2024 तक वैध थी और इसे अगले आदेश तक बढ़ाया जाता है। पिछले साल दिसंबर में सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि इसने केस टू केस आधार पर मित्र देशों को प्याज के निर्यात की अनुमति दी। देश के अधिकांश गेहूं उत्पादक राज्यों में 1 अप्रैल से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। इसमें हरियाणा राज्य भी शामिल है। हरियाणा में रबी सीजन 2024 के तहत 26 मार्च से सरसों की खरीद शुरू की जा चुकी है और अब 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद भी शुरू हो गई है। इसके लिए सरकार ने प्रदेश भर में कुल 417 खरीद केंद्र बनाए हैं। इस बार पिछले वर्ष की तुलना में गेहूं की ज्यादा आवक आने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए फसलों की खरीद के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सरकार इस वर्ष भी किसानों को गेहूं खरीदी का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में करेगी। फसल खरीद का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर सीधे किसानों के खातों में किया जाएगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कहा कि हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपए पर 4 खरीद एजेंसियां फसलों की खरीद करेंगी। सभी जिला उपायुक्तों को अपने जिलों में इन एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने और खरीद कार्यों की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। वरिष्ठ IAS अधिकारी जो जिला इंचार्ज हैं, उनके द्वारा भी अपने अपने जिलों में मंडियों का निरीक्षण किया जाएगा। खरीद के सुचारू संचालन और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस महानिदेशक को भी मंडियों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
इसके अलावा यातायात को भी नियंत्रित करने के लिए पुलिस की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि अन्य राज्यों की सीमा से लगे जिलों में नाके लगाए जाएं। और पंजाब में भी रबी मौसम के लिए गेहूं की खरीद प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस खरीद को सुचारू तरीके से संचालित करने के लिए सरकार ने सभी प्रबंध पूरे कर लिए हैं। राज्य में इस बार 35.07 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में गेहूं की बुआई की गई और 161.30 लाख मीट्रिक टन गेहूं की पैदावार की उम्मीद है। खरीद के लिए 30,776.36 करोड़ रुपए नकद कर्ज सीमा की जरूरत है। इसमें से अप्रैल महीने के लिए 27,077.91 करोड़ रुपए मिल गए हैं, जबकि मई महीने के लिए शेष रकम जल्द मिल जाएगी। पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा 1,908 नियमित खरीद केंद्र घोषित किए गए हैं। खरीद एजेंसियों के प्रस्ताव अनुसार अलग अलग एजेंसियों को इनकी अलॉटमेंट की गई है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को कहा है कि खरीद प्रक्रिया के दौरान किसानों को किसी भी किस्म की कोई दिक्कत पेश न आए और मंडियों में खरीद प्रक्रिया के सुचारू प्रबंधों के साथ बुनियादी सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा जाए और किसानों को खरीद के उपरांत तुरंत भुगतान किया जाए। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक पूर्वोत्तर भारत में गरज के साथ तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। इस महीने की 5 तारीख तक 2 पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। विभाग ने बताया कि 6 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इन शहरों में बर्फबारी या कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ इस महीने की 5 तारीख तक पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित रहेंगे। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, विदर्भ, उत्तरी कर्नाटक और तेलंगाना में अगले 3 दिनों के दौरान लू चलने का भी अनुमान व्यक्त किया है। रॉयल सीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और उड़ीसा में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। इस बीच विभाग ने दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। देश के 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम और मणिपुर में रविवार को अचानक आए तूफान और बारिश में काफी तबाही मची। असम के गुवाहाटी में गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तेज बारिश से काफी नुकसान पहुंचा। एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा गिर गया। फ्लाइट की आवाजाही को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। वहीं 6 फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा। मिजोरम के चम्फाई जिले के लुंगटन गांव में एक चर्च की इमारत ढह गई। आइजोल जिले के सियालसुक में एक और चर्च की इमारत को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा कुछ घर भी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। मणिपुर के थोबल और खोंगजोम इलाके में भी कई पेड़ उखड़ गए और घरों की टीन की छतें उड़ गईं। देश में शिक्षा, शोध और प्रसार में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का नाम अग्रणी विश्वविद्यालय में शुमार होता है। विश्वविद्यालय मरु प्रदेश राजस्थान के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मिशन मोड पर काम कर रहा है। SKRAU में हो रहे शिक्षण, प्रशिक्षण, कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन और नवाचारों पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अरुण कुमार से। मध्य प्रदेश राजस्थान में शिक्षा, शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है। अभी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अरुण कुमार हमारे साथ मौजूदा। ये बात करते हैं किस तरह किसानों को इससे समृद्धशाली बनाने में मदद मिलेगी। बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय का नाम राजस्थान में एक मरु को हरित बनाने में काफ़ी रहा है अमूल्य और आपने जिम्मेदारी संभाली है। किस तरह नवाचार हम देख सकते हैं अब आपके कुशल मार्गदर्शन में? हमारे विश्वविद्यालय में एजुकेशन डिपार्टमेंट जो हमारे MSc और PhD और अगर अंडर ग्रेजुएट को देख रहे हैं, उन सभी डिपार्टमेंट को मैंने कहा है कि अपने अपने प्रोडक्ट वो लॉन्च करें, जिससे रिसोर्स जनरेशन भी हो और एजुकेशन में स्किलफुल ट्रेनिंग अपने विद्यार्थियों को दें, जिससे वो सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप करें और विश्वविद्यालय को कुछ रिसोर्स जनरेशन जिससे कि हम अपनी टीचिंग को स्ट्रेंथनिंग करें। रिसर्च में जो
हमारे किसानों की प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए रिसर्च प्रोग्राम बन रहे हैं और रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट करके हर साइंटिस्ट के पास प्रोजेक्ट प्रपोजल हो, जिससे कि हमारा जो मरुस्थल है या जो हमारा रेगिस्तान है उसको किस तरह से किसानों की आय बढ़ाने में हम श्रमशील कर सकें। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से FPO बनाए हैं, वहाँ पर हम अपने किसानों को ट्रेनिंग देकर, इनको सर्टिफिकेट देकर, इनको मशीन के FPO के माध्यम से मशीन को खरीदवा परचेज कराकर हम इसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं। साथ ही साथ उनको किस तरह से मार्केटिंग करनी है, वो किसान जो FPO के हैं, कुछ लोग उसका प्रोडक्शन करेंगे रॉ मटेरियल का, कुछ लोग उनको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाएंगे और वैल्यू एडिशन करने के बाद किस तरह से पैकेजिंग करनी है, किस तरह से ब्रांडिंग करनी है, किस तरह से मार्केटिंग करनी है। तो इस तरह से हमने अभी जब से ज्वाइन किया है तब से किसान चौपाल का भी जो फार्मर की नीड्स बेस्ड प्रॉब्लम है या जो उनको ज़रूरतें हैं ट्रेनिंग की, उस पर हमारा अच्छा फोकस रहा है और किसान भाई इससे लाभ भी पा रहे हैं। हमारे यहाँ पर किसान के यहाँ फल सब्जी पौध के लिए हमने अपने सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को कहा है कि अपने यहाँ पर एक बीज कम प्लांटिंग मटेरियल एक केंद्र बनाएं और अपने यहाँ पर पौधों की गुटी ग्राफ्टिंग करने के बाद उन लोकल नीड्स को, जैसे केरे, सागड़ी है, बेर है, बेल है, इनको उन पौधों को प्रोवाइड करें। हमारे यहाँ पर इस समय किसान भाई अपने कृषि विज्ञान केंद्र से अधिकतर बातें सीखते हैं। पशुपालन में भी सभी किसान भाई बहुत ही तन्मयता से रहते हैं। बकरी पालन वहाँ पर एक जैसे जैसलमेर है, वहाँ पर बकरी पालन का काफ़ी चल रहा है। अब वैल्यू एडिशन की तरफ हमको बढ़ना होगा, नो डाउट। हमारे किसान भाई जो किसानी छोड़ रहे थे, जब वो अधिक लाभ प्राप्त करेंगे तो वो बच्चे जो किसी किसानी करने से दूर भागते हैं या सोचते हैं हमें इसमें कुछ नहीं मिलेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसको छोड़कर वो अपनी खेती किसानी जो उनका हम लोग का पुराना कार्य है, किसानी भारत किसानों का गांव है, खेतों किसानों के लिए ही हम कार्य करते हैं कृषि विद्यालय, तो वो बेहतर कार्य कर सकेंगे और सबसे बड़ी बात है किसान समृद्ध होगा। तो ये थे स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अरुण कुमार, जिनका मानना है कि विश्वविद्यालय द्वारा न केवल कृषि शिक्षा, शोध और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि प्रसार गतिविधियों के साथ साथ कृषि से जुड़ी नवीन तकनीक किसानों को पहुंचाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने का अनुकरणीय प्रयास भी किया जा रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन आशीष के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और ऋतु परिवर्तन यानी बदलते मौसम से किसानों समेत प्रत्येक मनुष्य पर असर पड़ता है। हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। ऐसे में कई स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना अधिक हो जाती है। मौसम बदल रहा है, हल्की गर्मी महसूस होने लगी है। वहीं बीच बीच में मौसम बदलने और बारिश के कारण ठंड का प्रभाव भी चल रहा है। दिन में तेज धूप तो सुबह और शाम हल्की सर्दी। ऐसे में लोगों के लिए कई स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। इस मौसम में पित्त उछल जाती है, किसी को गर्मी में वीकनेस महसूस होती है, उल्टी जैसा मन होता है या सनबर्न हो जाता है, जिन्हें ज़्यादातर होम रेमेडीज या हल्के इलाज से ठीक किया जा सकता है। मगर जब गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो या हमारे शरीर में जो स्वेटिंग, जो पसीना है, उसकी प्रक्रिया गड़बड़ हो जाए या शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो कई बार काफ़ी सीरियस या जानलेवा दिक्कतें भी हो सकती हैं, जैसे कि हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन। अगर किसी को पानी की कमी होती है तो उसमें मुंह सूखना, जो त्वचा है वो ड्राई हो जाना, थोड़ा घबराहट, चक्कर जैसा महसूस होना, और जब ये डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो उसमें पेशाब की क्वांटिटी कम हो जाती है, डार्क कलर यूरिन होना शुरू हो जाता है। इस बदलते मौसम में बहुत से लोगों को शरीर में दर्द, जुकाम, बुखार, सिर दर्द, आंखों में जलन, पेट में दर्द, संक्रमण का खतरा, फ्लू, त्वचा की समस्याएं और इस मौसम में दमा से प्रभावित रोगियों की समस्या बढ़ सकती है। बीमारियों का खतरा उन लोगों को अधिक होता है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से कमजोर होती है। हम गर्मी के मौसम में अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखें, संतुलित आहार लें, वो खाना लें जो हल्का है, जो ज़्यादा ऑयली नहीं है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए और
पानी खूब पीना चाहिए। पानी खूब पीने से मेरा मतलब ये है कि जो भी इस मौसम में घर में बने हुए पेयजल हैं, जैसे लस्सी है, छाछ है, शरबत है, ठंडाई है, तो उन्हें पीना चाहिए। और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पूरे दिन में अपना वाटर इनटेक अच्छा रखें। ज़्यादा गर्मी में 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, ताकि 1 से 1.5 लीटर के आसपास यूरिन पास हो जाए 24 घंटे में। बच्चों में संक्रमण की संभावना रहती है। धूप से आकर तेज पंखे में बैठना या ठंडा पानी पी लेना समस्या उत्पन्न कर सकता है। जुकाम और फ्लू जैसी बीमारियों से बचने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। ऐसे में संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखना, खांसते और छींकते समय मुंह को ढककर रखना, साथ ही साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। संतुलित आहार लेंगे, स्वच्छ खाना और अपने सफाई, पर्सनल हाइजीन जैसे साबुन से हाथ धोना और बाकी प्रतिदिन नहाना, नाखून काट कर रखना, और कोई भी लक्षण हो तो बिना संकोच किए मेडिकल असिस्टेंट, चाहे वो हम डॉक्टर से, नर्स से, किसी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लें और उसको मानें। तो ऐसा करके हम गर्मी से होने वाली बहुत सारी दिक्कतों से अपने आप को, अपने परिवार के लोगों को समस्याओं से बचा सकते हैं। आवश्यक है कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाएं, आहार पर विशेष ध्यान दें और व्यायाम करें। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर इस मौसम में बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और आम की पैदावार पूरी तरह से मंजर पर निर्भर करती है। ऐसे में किसानों को मंजर का बचाव जरूर करना चाहिए ताकि आम की अच्छी और बढ़िया पैदावार हो। इसी क्रम में बिहार कृषि विभाग ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कीटनाशक बनाने और इसके छिड़काव करने का समय बताया गया है। आम के पेड़ पर जितना ज्यादा मंजर यानी बौर होंगे, उतनी ही अच्छी और बढ़िया पैदावार देखने को मिलेगी। ऐसे में बौर को बचाना बेहद जरूरी है। आम के मंजर को बचाने के लिए आपको समय समय पर मंजर पर कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। मंजर के बचाव के लिए किसानों को समय समय पर इसकी देखरेख करनी चाहिए। इसके लिए किसानों को आम पर आए मंजर पर 3 छिड़काव करने चाहिए। इन कीटनाशकों का छिड़काव किसानों को मंजर के आकार के हिसाब से करना होता है। किसानों को मंजर निकलने के पहले पहला छिड़काव करना चाहिए। इसकी शुरुआत एक कीटनाशक दवा के साथ करनी चाहिए। छिड़काव इस तरह से करें कि कीटनाशक पेड़ की छाल की दरारों में पहुंच सके, ताकि कीट पर इसका असर हो सके। मंजर अब सरसों के दाने के बराबर हो जाएं, तब दूसरा छिड़काव करना चाहिए। इसके लिए कीटनाशक के साथ एक फफूंदनाशक मिलाकर छिड़काव करें। ऐसा करने से मंजर को पाउडरी मिल्ड्यू और एंथ्रेक्नोज रोग नहीं लगता है। साथ ही किसान इस घोल में अल्फा नैप्थाइल एसिटिक एसिड को भी मिला सकते हैं, ताकि रोग के चलते फल ना गिरें और वे अच्छे से विकसित हो सकें। जब आम के मंजर मटर के दाने के आकार के बराबर हो जाए तो तीसरा छिड़काव करना चाहिए। इसमें कीटनाशक के साथ अल्फा नैप्थाइल एसिटिक एसिड को मिला लें। अब तैयार कीटनाशक को फफूंदनाशी में मिलाकर छिड़काव करें। इससे कीट लगने का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है। और आइए अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। गुजरात में गन्ने की खेती के लिए खेत तैयार करें। गन्ने के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान धान के खेत से खरपतवार निकालें। धान में 5 से 7 सेंटीमीटर का जल स्तर बनाए रखें। वहीं अरहर के खेत में सिंचाई करें। गुजरात में चने की तैयार फसलों की कटाई कर लें। साथ ही मूंग की बुआई करने का समय सही है। किसान बीन की तुड़ाई कर सकते हैं। यहीं केले के बागों में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में केले के बागों में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। गुजरात में बाजरे की बुआई कर लें। इसके साथ ही गेहूं की कटाई करें। राजस्थान में जीरे की कटाई कर लें। वहीं चने की कटाई कर सकते हैं। इसके अलावा ज्वार और बाजरे की बुआई करें। यहाँ खीरे की बुआई कर लें। साथ ही प्याज के खेत की देखभाल करते रहें। राजस्थान के किसान तुरई की बुआई करें। यहीं खरबूजा भी बोएं। अभी जौ के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके साथ ही सरसों की कटाई करें। वहीं गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें।
दूसरी ओर किन्नू के बागों में से खरपतवार निकाल सकते हैं। यदि बात करें गन्ने की, तो गन्ने की बुआई करने का समय उपयुक्त है। राजस्थान में लाल मिर्च की बुआई करते रहें, किसान लौकी की बुआई कर लें। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई दौरे पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के 90वें वर्ष में प्रवेश करने के अवसर पर आयोजित समारोह में शामिल हुए। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 से काम करना शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में नीति, निर्णय और नतीजे के समन्वय पर जोर दिया। पीएम मोदी ने इस मौके पर एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ते अवसर का उल्लेख किया। उन्होंने आरबीआई से इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञता बनाने की अपील की। पीएम ने बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव के लिए सभी से विचार करने की अपील की। उन्होंने आरबीआई को विकसित भारत के सपने को पूरा करने में एक उपयुक्त संस्था बताया। समारोह में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक संस्था के रूप में आरबीआई की भूमिका की सराहना की। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने की। शनिवार को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के लिए 27 सदस्यीय मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया है। और अटलांटा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में बीजेपी के प्रवासी समर्थकों ने एक कार रैली का आयोजन किया। रैली में लगभग 150 कारों ने भाग लिया। लोकप्रिय उड़िया फिल्म स्टार और पूर्व बीजेटी विधायक आकाश दाम नायक ने नवीन पटनायक का साथ छोड़ दिया है। चुनाव से पहले भुवनेश्वर में वो ओडिशा बीजेपी के अध्यक्ष मनमोहन सामल की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हो गए। छिंदवाड़ा के मेयर विक्रम आहाके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा की मौजूदगी में कमलनाथ के करीबी विक्रम आहाके भाजपा में शामिल हुए।
डीएमके नेता और तमिलनाडु में युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने पुडुचेरी में कांग्रेस नेता और निवर्तमान उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक सत्ता में आया तो डीएमके के घोषणा पत्र से किए गए के बारे में मुताबिक पुडुचेरी को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। आबकारी घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी। अरविंद केजरीवाल की 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि साफ हो गया है कि दिल्ली की जनता को लूटने और युवाओं को गुमराह करने का काम किया गया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के कारण जुलाई 2024 तक लगभग 3500 करोड़ रुपए की आयकर मांग के संबंध में कांग्रेस के खिलाफ फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इनकम टैक्स विभाग के नोटिस के मुताबिक कांग्रेस को 1700 करोड़ का नोटिस दिया था। दिल्ली में वजीराबाद के जगतपुर गांव में तेंदुए के हमले में 3 लोग घायल हो गए। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के अट्टापुर इलाके में एक रुई गोदाम में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग को दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो नाज़रीन, किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी, नमस्कार।